इससे पहले कि कटहरे में खड़ा हो जाऊं और मुझसे सवाल पूछे जाएं, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि तुम्हारा नूर है जो पड़ रहा है चेहरे पर, वगरना कौन मुझे देखता अंधेरे में। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या शुरुआत है जी। गुलजार साहब, एक शब्द होता है अंग्रेजी में, कई लोगों उसका, किसी की एक फिल्म हिट हो जाती है, किसी का एक गाना लोग सुनते हैं और कहते हैं लेजेंड। वाकई सच्चाई ये है कि आप लेजेंड है, क्योंकि आप 60 सालों से अपने आप को इस तरह से रेलेवेंट रखा है। मुझे नहीं लगता कि गीतकार हो, जिस तरह से डायरेक्टर हो या कवि हो, शायर हो, 60 सालों से अगर कोई व्यक्ति अपने आप को एक उसी तरह से रेलेवेंट रखता है तो एक कुछ खास बात होती है। वी आर इन द मिड्स ऑफ अ ट्रू लेजेंड, लेडीज एंड जेंटलमैन। ये जो शब्द यूज होता है ये बहुत कम लोगों पर होना चाहिए। लेकिन सर, ये मुझे बताइए, ये आपकी जवानी का क्या राज है कि आप अभी भी 18 साल की या 21 साल की वो जो एनर्जी है वो आप में है? ये जवानी का राज क्या है गुलजार साहब? देखिए, मैं ज़रा सा उसकी सफाई बाद में दूंगा। मैं उससे पहले एक दफ़ा ज़रा सर, एक मिनट, मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा, प्लीज टोटल साइलेंस प्लीज। और जो साइलेंट, मैं आपको दरख्वास्त करूंगा साइलेंट रहिए, और अगर साइलेंट नहीं रह पाते तो प्लीज। नहीं, खामोश रहिए प्लीज़, मैं जवाब दूंगा। मैं सिर्फ बात शुरू करने से पहले अपने मेज़बान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हम आज तक साहित्य में जो आए हैं वो आपकी वजह से और ज़्यादा खूबसूरत हो गया। और आपने बुलाया मुझे, और ये नहीं पता था कि मुझे ये टेक्स्ट बुक से बाहर के सवाल पूछेंगे। सिखाया कुछ और है और पूछेंगे कुछ और, इसलिए ज़रा सा डरता हूँ मैं राजदीप जी से। लेकिन आसान सवाल पूछना, तो यही तो क्योंकि हमारे मास्टर जी, मैं स्कूल में जी, मास्टर जी हमको खड़ा कर दिया करते थे अकेले को। आपने इतने लोगों को खड़ा कर दिया, बताइए इनसे बड़ा मास्टर कौन होगा? नहीं, मैं आपसे ये पूछ, आपकी जवानी का क्या राज है कि अभी भी आप उसी उत्साह से, उसी लगन से अभी भी अपना एक तरह से एक जो मैजिक है वो लोगों के सामने रखते? क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट? देखिए, इसका कोई फार्मूला तो है नहीं। फार्मूला अगर होता तो मैं हकीमों की तरह पुड़ियाँ बना के बेचता। हाँ, ये लीजिए जवानी की दवाइयाँ हैं, ये लेके जाइए। तो मैं हकीम तो हूँ नहीं, लेकिन ये कि मैं बड़ा नहीं हुआ इसलिए बच्चा रह गया, इसलिए बचपना मेरा गया नहीं। ये एक वजह कि बड़ा हुआ नहीं, मैं अब बड़ा नहीं हो पाया। जहाँ तक पहुँचा हूँ जिसे आप जवानी कहते हैं, मैं उनसे भी छोटे नौजवानों के साथ और बच्चों के साथ आज भी उसी तरह से खेलता हूँ, उनके लिए लिखता हूँ और उनके लिए उनकी बातें दर्ज करता हूँ। मेरा ख्याल है आप वाकिफ़ हैं कि मैं पिछले साल में कहिए सन 2023 में 14 कविताओं की किताबें मैंने एक तारा के साथ बच्चों के लिए लिखी हैं। 14 के लिए 14 किताबें। तो आप जब तक बच्चों के साथ इंडल्ज नहीं करें, बच्चों के साथ खेलें नहीं, और वो फार्मूले से नहीं होता। वो अगर आपके अंदर है तो आप है, और अगर नहीं है तो फिर नहीं है। लेकिन अब ज़रा सा बड़ा कर देने तो होने दें मुझे, तो फिर आप मेरी जवानी का पूछिएगा। फिलहाल तो मेरे बचपने का पूछिए कि ये बचपना क्यों नहीं जाता तुम्हारा। नहीं, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा था, मेरा जन्म हुआ 1965 में, और आपने अपनी पहली पिक्चर के लिए जो गीत लिखे थे वो मुझे लगता है 1963 में बंदिनी थी। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो 1963 से अब 2024 तक डायरेक्टर्स आए, एक्टर्स आए, एक्ट्रेसेस आई, जर्नलिस्ट आए, पत्रकार आए, गुलजार साहब तो है ही। तो कुछ तो होगा कि 60 साल में वही उत्साह आप में है। नहीं, ये देखिए ना कि मुझे कितना इंतज़ार करना पड़ा कि मैं 34 से शुरू हुआ, 63 में आके गाना लिखा,
आप 65 से पैदा हुए और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब वो बड़े हों और मेरा गाना गाएं। कोई ये गाना गुनगुना दीजिए, आप तो सुरीले हैं, कोई ये गाना गुनगुना के बता दीजिए। नहीं 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 नहीं, हाँ नहीं ऐसा मत कीजिए। बताइए ना, क्या? कोई गाना गुनगुना के बताइए हमारा। सर देखिए सर, कुछ लोग होते हैं जिसे कहते हैं बाथरूम सिंगर्स, अच्छा, जो जब गाना गुनगुनाते हैं वो बाथरूम में गुनगुनाते हैं। हाँ नहीं नहीं, हम ड्राइंग रूम में रख लेंगे उसे, आप गुनगुनाइए वहां से। देखिए सर, आपका एक गाना है जो मेरे कई साल तक मेरा एक कॉलर ट्यून था, मुसाफिर हूँ यारो ना घर है ना ठिकाना। और जब मैं वो गाना सुनता था मुझे लगता है कि जिंदगी इसी तरह से चलनी चाहिए। मैंने पूरे अपने कॉलेज के दिन उस गाने पर मैंने गुजारे हैं। तो आई वांट टू से कि अगर मेरे कॉलेज के दिन अच्छे गुजरे वो गुलजार साहब की वजह से। मुसाफिर हूँ यारो, बस क्या बात अपने है, मैंने गुनगुना क्या दिया। बात अब आप और मत कहिए, तो उस गाने को मैं कहीं ना कहीं लोग उस गाने को भूल जाएंगे। राजदीप, कुछ चलिए मैं बाथरूम एक सिंगर बात की और श्रेणी आपसे से कह भी दूं, अलग होते हैं। एक जी। बात और बता दूं कि आपने गुनगुनाया बहुत अच्छा किया और सुर में, और मतलब वो पंचम का नोट आराम से नहीं लगता जो पंचम ने जिसने कंपोज किया है, लेकिन गुनगुनाइए नाम से मैं आपको 500 गानों की एक किताब पेश कर रहा हूँ इस साल, और अशोक महेश्वरी उसके पब्लिशर यहाँ बैठे हुए हैं। आपको वो किताब बस अगले महीने तक मिल जाएगी या अगले हफ्ते मिल जाएगी। उसका नाम गुनगुनाइए है। उस पर आई विश पहले मालूम होता तो हम आपकी तस्वीर रखते। चलिए श्वेता जी, बात गुलजार साहब की होनी है, और मुझे तो लगता है कि उनसे जितने प्रश्न हम करेंगे मुझे तो उनकी ही किसी गीत का हिस्सा याद आ जाता है जिससे मैं जवाब दे सकती हूँ उन बातों का। उम्र कब की गुजर के सफेद हो गई, दिल तो बच्चा है जी, आपने पहले ही क्या है, क्या क्या लाइन, क्या वो तो बताइए ना। उम्र कब की गुजर के सफेद हो गई। हाँ। ये सफेद शब्द जब आया गुलजार साहब, हालांकि मैं देखती हूँ कि आप हमेशा एक कैनवस की तरह सफेद रहते हैं, कोई भी रंग नहीं, वो विशाल की खूबी है। विशाल आपके साथ थे कल शाम को, और शायद उन्होंने ये सुनाया भी हो, मुझे पता नहीं, लेकिन दिल तो बच्चा है जी। मैं तो पहले ही कन्फेस कर चुका हूँ कि दिल तो मेरा बच्चा है, वो बड़ा ही नहीं होता है ना। और उम्र कब की बरस के सफ़ेद हो गई, मतलब ये है कि बाल सफ़ेद हो गए, उम्र बरसती रही। लेकिन उसमें एक गाने में ये बड़ी खूबसूरत बात है राजदीप जी कि उम्र कब के बरस के सफ़ेद हो गई। अब सफ़ेद ही ऐसी तरह कहते हैं, लेकिन जब गाया गया है, हमारे जो राहत भाई जी ने गाया है, तो उन्होंने टिपिकल लाहौरी अंदाज में कहा सफ़ेद हो गई, और वो लहजा इतना खूबसूरत लगता है कि उम्र कब की बरस के सफ़ेद हो गई, वो सफ़ेद, वो राहत साहब का अंदाज़ है। तो आपके गाने ने मुझे राहत साहब की याद दिला दी। हालांकि ये आसान नहीं होता, कहते हैं ना जनरेशन गैप, माँ बाप के आजकल भाई बहन में भी हो जाता है। फिर गुलजार साहब के गानों में, उनकी लेखनी में कभी जनरेशन गैप क्यों नहीं हुआ? कैसे आप हर पीढ़ी के लिए, हर व्यक्ति के लिए लिख लेते हैं? कैसे मैं 63 के भी गाने को उतना ही ईमानदारी से महसूस कर सकती हूँ जितनी कि आज आपकी किसी लेखनी को पढ़कर मैं महसूस करूँ? अब ये बताइए, ये कसूर मेरा है या उस जनरेशन का? काश कि ये खूबसूरत कसूर सब कर सकें। हाँ जी, काश कि ये खूबसूरत कसूर सब कर सकें। नहीं, क्योंकि वही हैं जो मुझे बड़ा नहीं होने देते। सबसे बड़ी वजह ये है, और इसमें कोई शक नहीं कि मैं टैगोर की एक नज़्म में भी इस बात का जिक्र है कि किसी ने उनसे पूछा कि अरे तुम्हें आकबत की कोई फिक्र नहीं है, तुम्हें प्रलोक की कोई फिक्र नहीं होती, तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए। तो उन्होंने ये कहा था कि तुम्हारी नज़र सिर्फ मेरे बालों पर क्यों पड़ती है भाई? आज के दो नौजवान अगर तन्हाई में हों और भटक गए हों जंगल में, तो उन्हें कौन मिलने का रास्ता बताएगा? और उन्होंने ये लाइन कही थी कि मैं हर उम्र का कवि हूँ, मैं हर उम्र पर उनके लिए गीत लिखता हूँ जो जिस उम्र में हो। तुम बूढ़े हो गए, तुम अपने बाल सफ़ेद कर लो, मेरे बाल क्यों देखते हो? ये टैगोर की एक नज़्म में है ये बयान इस तरह से। तो ये कि अगर आप
बच्चों के साथ हैं, बड़ों के साथ हैं, जिस उम्र के साथ हैं, तो आप सिर्फ एक ही तो नहीं होते ना। आप घर में भी दादा के साथ अलग से बात करते हैं, माँ के साथ अलग से बात करते हैं, भाई बहनों से अलग से बात करते हैं, बच्चों से अलग से। तो आप ये याद रखिए कि आप खुद भी कितनी उम्रों में जीते हैं, आप कितनी उम्र में बातचीत करते हैं। आप बातचीत करते हैं इतनी उम्र में, मैं इतनी उम्र में गाने लिखता हूँ। पिछले गुलजार साहब, पिछले साल मैंने आशा भोसले जी का इंटरव्यू किया था और वो भी 90 साल की जवान जी हो गई थी उस समय। और आशा जी ने कई गाने मुझे सुनाए, कई गानों के बारे में पिछली उनकी कहानियां हमें सुनाई। उसमें एक गाना आपका था, आप उस फिल्म के डायरेक्टर भी थे, फिल्म थी इजाजत, और वो गाना अभी भी जी हाँ, वो कहती है, मैं जब गाती हूँ मुझे एक तरह से मैं एक दूसरी दुनिया में चली जाती है। और वो गाने के बोल जो थे इतने लोगों को कितने आसानी से छू गए। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास है, पड़ा है। और वो इतने जिस तरह से वो पिक्चराइज किया गया, जो पिक्चर आपने बनाई, अब आप सोचिए इतने साल बाद अगर कोई यंगस्टर आए और वो गाना सुने, वो भी सुनते हैं, तो ये जो कला है जी, ये कहां से आती है? इज इट समथिंग इनसाइड? क्या आप समझते हैं कि इस ऑडियंस में भी कुछ होंगे जो शायर बनना चाहते हैं या अपने आप को शायर समझते हो? डज इट कम फ्रॉम विद इन? वो कहीं अंदर से, रूह से आती है? कहां से आती है ये जो मैजिक है जो आशा जी ने जिसके बारे में बात, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास है, पड़ा है? जी हाँ। मैं एक और बात अर्ज करूं कि जिस वक्त गाना लिखा जाता है या जिस वक्त हम लिखते हैं, तो हमारे सामने वो कहानी, वो स्क्रिप्ट और वो सिचुएशन होती है जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर वो उसे जस्टिफाई ना करे तो वो फिल्म में गलत लगेगा, लेकिन उसके अंदर एक तय ज़रूर होती है कि ये अडेप्ट किया जाए कहीं भी। मतलब फिल्म की कहानी किसी दूसरों पर भी गुजरी होगी इस तरह की, किसी और भी ने भी ऐसी सिचुएशन देखी होगी, तो वो अपनी तरह से इसका मतलब देख सके और निकाल सके। जैसे ये गाना जब बना था, मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने को काफ़ी लंबा गाना है और काफ़ी लंबा जी उसका, तो मैंने जब पंचम को सुनाया था, पंचम इज़ R.D. बर्मन, योर फेवरेट, तो सुनने के बाद उसने कहा, कहने लगा बहुत अच्छा सीन है। तो मैं, सीन नहीं ये गाना है, तुम मेरी तरफ एक तरफ देखा तो वो हारमोनियम पे जो कापियाँ पड़ी थी जिसे वो चौपड़ी कहता था, उसने हाँ और कह के वो चौपड़ियाँ फेंक दी। तो मीटर वीटर कुछ आता नहीं, पता नहीं कुछ नहीं, कहाँ से लिखना सीख गया। तो नाराज हो, नहीं ये कहानी है पूरी, तो सीन है, इसको गाना कल तो मेरे पास टाइम्स ऑफ इंडिया लाएगा और कहेगा इसकी भी ट्यून बना के दो। तो बात वहाँ पे जरा कुछ म्यूजिशियन उसके मुस्कुराए भी। आशा जी पीछे गाँव तकिए पे बैठी हुई थी और वो नंबर, तो मैं कहा पंचम इसमें मीटर है, इस गाने के अंदर ये बगैर मीटर के नहीं है, ये प्रोज नहीं है, तुम इसे। तो इतने में मुड़ के उसे कोई कान में आवाज़ आई, वो आशा जी की थी। तो कोई बड़े अच्छे से नोट थे, तो उन्होंने पूछा आशा जी, बॉब कह के बुलाते थे, बॉब R.D. को? हाँ नहीं, R.D. बुलाता था उन्होंने। अच्छा, बॉब क्या गाया? नहीं ये क्या गुनगुना रहे थे? तो आशा जी ने गुनगुना के उतना कहा, नहीं वो लाइन जो है ना कि वो लौटा दो कि जो नोट्स हैं वो बड़े मज़ेदार हैं, तो उसके नोट्स उन्होंने गुनगुना के बताए। इसे कैसे कैसे तो उन्होंने कहा कि वो मेरा वो सामान लौटा दो। नहीं वो देखा ना वो चौपड़ी, मैं चौपड़ी सामने रखी और वो गाना उन्होंने उस लाइन को पूरा किया, उस लाइन को पूरा करते करते दूसरी लाइन की, तीसरी की, और पूरा गाना पंचम ने कंपोज कर दिया। वाह! तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि
डायरेक्टर पिक्चराइज करता है एक तरह से गाना, म्यूजिक डायरेक्टर की एक अहम किरदार होती है, गीतकार की अपनी। इजाजत में आप डायरेक्टर थे, क्या आपको लगता है जब डायरेक्टर खुद एक तरह से गीतकार होता है, वो अपने आप वो जो चीज वो कम्युनिकेट करना चाहता है वो ज्यादा आसान होती है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं, एक फिल्म आपने डायरेक्ट की थी आंधी, जी हाँ। और वो एक गाना है सुचित्रा सेन, संजीव कुमार, रात का चांद चल रहा है और आप कहते हैं तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा। सर वो गाना, वो जो पिक्चराइजेशन है, उसके जो गीत है, वो जो कंबाइंड इफेक्ट होता है, वो तो मैं दर्शक आई एम मेस्मराइज। 50 साल हो गए, अभी भी मुझे याद है पूरी सीन। इस ऑडियंस में भी सभी को वो सीन याद होगी आधी पिक्चर की। वो क्या होता है? डू यू गिव क्रेडिट टू डायरेक्टर जादूगर है, म्यूजिक डायरेक्टर जादूगर है, या गुलजार साहब और आरडी में कुछ बात कुछ अलग ही थी? आप दोनों की जो ट्यूनिंग थी वो कुछ अलग लेवल की ट्यूनिंग थी। नहीं, जादू तो गाने का जादू तो म्यूजिक डायरेक्टर की कंपोजिशन पे होता है, और आरडी में बहुत बड़ा जादू था कि वो जो धुन बनाता था और जो जिस तरह से करता था, वो स्पॉन्टेनिटी वो हर कंपोज़र का हिस्सा नहीं है। लेकिन जब मैं उसमें स्क्रिप्ट में बात कर रहा हूँ या उस सीन पर, तो उसमें एक रिलेशनशिप की बात है कि तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा, कोई शिकवा तो नहीं, कोई शिकायत नहीं है, लेकिन तेरे बिना ये जिंदगी भी तो नहीं है। अब वो तेरे बिना को जरा आप देखे, उसे बात करते हुए ये देखिए कि कहाँ पे पॉज लिया, कैसे कहा कि तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, ठीक कट रही है, अच्छी तरह गुजर रही है, पर तेरे बिना ये कोई जिंदगी है, जिंदगी भी तो नहीं। तो वो लहजा अगर आपने समझ लिया तो आप एक नहीं बहुत सी जिंदगियों में देखेंगे कि इस तरह की सिचुएशन होगी और इस तरह का माहौल होगा और इस तरह का फील आता होगा। तो उसको जनरलाइज कर देने वाली बात है, लेकिन है वो उसी सीन की और उन्हीं दो कैरेक्टर्स की बात कि वो दोनों अलग हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अलग नहीं है एक साथ है, फिर भी एक साथ चल रहे हैं। पर गुलजार साहब, आप जब बिना धुन के भी वो बोल रहे हैं ना, तो उसका इम्पैक्ट वही हो रहा है जी। आप बगैर धुन के भी, बिना उसे गीत में पिरोए हुए भी बोल रहे हैं ना, तो इसका इम्पैक्ट उतना ही हो रहा है। इतने कॉम्प्लेक्स इमोशन है, उसको इतने सिंपली रख देना। आप जो इससे पहले भी जिस गीत की हम बात कर रहे थे, 116 चांद की रातें, एक तुम्हारे कांधे का तिल, ये सारी चीज़ें मतलब वाकई सोचना कि किसी से कहें कि लौटा दो। और आप जब अपनी एक और फिल्म बनाते हैं अचानक, तो आप सोचते हैं मैं इसमें गीत ही ना डालूं। क्या बात होती है एक फिल्म बनाते हुए, जो क्योंकि उसी पटकथा पर आगे मुझे लगता है कि आगे 2 और फिल्में वैसी ही स्टोरी से मिलती जुलती बनी, बड़ी सारी गाने उसमें रहे, पर आपने अचानक बनाई तो उसमें गाने नहीं रखे, क्यों? उसमें सिचुएशन नहीं थी गाने की, उसमें वो पॉज नहीं था। वो कहानी सुनाते हुए आपको गाने की जगह तब आती है जब कहीं थिंकिंग का पॉज आता है, किसी रिलेशनशिप में भी, है ना। मतलब खफा हैं एक दूसरे से, लेकिन बोले कोई नहीं, लड़े नहीं आपस में, लेकिन दोनों को मालूम है कि दोनों, वो कोई बात है, दोनों में रंजिश है, दोनों में कोई खफ भी है। वहाँ एक गाने की सिचुएशन होती है। गाने की सिचुएशन नहीं, वो शायरी में कहने की बात होती है, और वो म्यूजिकली कह जाए आदमी तो फिर अचीवमेंट है। और मैं अपनी अचीवमेंट सारी की सारी मैं तो अपने कंपोजर्स को, अपने लोगों को देता हूँ, जिनकी वजह से मैं कामयाब हुआ हूँ। मैं अपनी वजह से कामयाब नहीं हूँ। ये अगर आप तक वो बात पहुँच गई और आपको वो एहसास आ गया, और महसूस कर लिया आपने कि इसमें एक दर्द है, ये क्या है, जिस तरह आपने अभी पूछा, तेरे बिना जिंदगी तो नहीं, और वो अगर आपने महसूस कर लिया तो मैं कामयाब हूँ आप तक पहुँचाने में। वो मेरी कामयाबी है, और वो आपकी वजह से है कि आप तक पहुँची बात और आपने मान ली और आपने मंजूर कर लिया।
बाकी 116 चांद की रातें तो ये तो मुहावरा बन गया है। वो बहुत लोग पूछते हैं ये 116 चांद की रातें क्यों हैं? तो बहुत सीधी सी बात है, आई वॉज ऑलवेज बैड इन मैथमेटिक्स, गिनती में गलती हो गई होगी मेरी। इसीलिए और मैंने क्या कहा कह ना, सकता? कॉम्प्लेक्स इमोशन का सिंप्लीफिकेशन जो है ये, हर आदमी ये सीख जाए तो रिश्तों में दरार ही ना पड़े, हर रिश्ता खुशी खुशी निकल जाए। लेकिन गुलजार साहब, मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं आज कि गुलजार साहब पढ़कर कुछ सुनाएंगे अपनी। जब आप ये देखिए, मैं अब सवाल है कुछ तो पूछ लीजिए, फिर ये ना कहिएगा मैं नहीं आप वो फिर, क्योंकि फिल्म के गाने में ना याद रहते हैं और ना मैं रिसाइट कर पाता हूँ। नहीं, आपकी शायरी। गाने नहीं, आपकी शायरी आपकी शायरी। जी। और मैं इसलिए पूछ रहा हूं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है गुलजार साहब, आप अपने शायरी में, आपकी शायरी से जो एक तरह से लगाव है आपका, वो फिल्मों से ज्यादा है। जब भी मैं आपको कहता हूं उस फिल्म के बारे में, वो कहते हैं वो फिल्म तो वो मुझे याद नहीं, लेकिन आपके सब जितने एक तरह से जो आपकी शायरी है आपको पूरी तरह से याद है। आपने अभी इतनी बड़ी ट्रांसलेशन की है, इतने भाषाओं की है, तो आप अपनी कोई ऐसी शायरी हमारे सामने रख दीजिए जो वो बल्ली मारा के मोहल्ले की वो पेचीदा गलियों जैसे। हाँ जी। बल्ली मारा के मोहल्ले की पेचीदा गलियों वाली, अगर आप अपनी आवाज में सुना दें आज। बनी कौन सी? आपने गालिब का जिक्र करते हुए। बल्ली मारा के जी मोहल्ले जी की। जी जी। ओ अच्छा अच्छा। सर हम दोनों पकड़ लेंगे सर। मैं पोडियम पे खड़ा हूँ। हाँ जो श्योर तब हाँ जी, हाँ मिल जाएगी। बी में बल्ली मारा। चलिए आप ज़रा देखिए, मैं अभी, मुझे याद नहीं रहती नज़में। कहाँ है? बल्ली मारा डबल एल आई। ये आएगा कैसे? वो चलिए मैं वो आपको, क्या बात है, ये आपकी आज की टेक्नोलॉजी की बात है। ये आवाज़ आ रही मेरी? मेरी आवाज़ आ रही? पहुंच रही है ना? भाई ये टेक्नोलॉजी की बात है कि आज ये हो गया, मुझे नज़में याद नहीं रहती, इसलिए हमेशा ये कागज़ पे लिख के लाता हूँ। आप तशरीफ़ रखिए प्लीज़, आप बैठ जाइए। अब मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, मैं लोगों को परेशान करूँगा। अरे वाह। अब आपकी फरमाइश है, तो फरमाइश में बात यह है कि गालिब की पहचान शुरू कहाँ से होती है। तो एक तरीक़ा है बताने का, और मेरे उस सीरियल को अगर आपने देखा हो गालिब की ज़िंदगी का, तो उसमें वो बात शुरू यहाँ से होती है कि मैं वो डिस्क्राइब कर रहा हूँ वो जगह जहाँ गालिब रहते थे, और अब वहाँ पर म्यूज़ियम बन रहा है उनके घर का। और वो थैंक्स टू अटल जी कि वो नवाब वो बेचने को तैयार नहीं थे, वो हवेली या वो जहाँ कोयले की वो दुकानें बन गई थी, और सिर्फ अ पोएट लाइक अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी हिम्मत थी
कि उन्होंने कहा था उससे कहो मैं आ रहा हूँ बल्ली मारा में मिलने, तो वो घबरा गया। तो नहीं 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 उनसे मत कहिए हम। तो वो आ गया और उन्होंने कहा देखिए कितने बड़े शायर का घर आपने रखा हुआ है, सबके साथ बांटिए। और उस आदमी ने वो बगैर किसी पैसे के वो अटल जी के वजह से वो दे दिया और अब वहाँ म्यूजियम बन गया है। बहरहाल वो बात अलग है। बल्ली मारा के मोहल्लों की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियाँ, it's an expression of T.S. Eliot. There is an expression of T.S. Eliot who has written the streets running like tedious arguments. तो मैंने पढ़ा था तो मुझे लगा कि वो तो बल्ली मारा कभी गए नहीं, उन्हें कैसे मालूम हुआ कि ऐसी गलियां भी हैं। बल्ली मारा के मोहल्लों की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियां और सामने टाल के नुक्कड़ पे बटेरों के कसीदे, बटेरों की लड़ाई, उनकी तारीफें हो रही हैं और टाल है लकड़ी और कोयले का, वो उनका घर। उसका अब उसके बाद उनके बाद बल्ली मारा के मोहल्लों की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियां, सामने टाल के नुक्कड़ पे बटेरों के कसीदे और गुड़गुड़ाती हुई पान की पीकों में ओ वाह 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 वाह, वो ये पान मुंह में रख के बोलते हैं ओ वाह 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 वाह, गुड़गुड़ाती हुई पान की पीकों में वो वाह 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 वाह। और चंद दरवाजों पे लटके हुए बोसीदा से टाट के पर्दे, बोरियों के, एक बकरी के ममियाने की आवाज और धुंधलाई हुई शाम के बेनूर अंधेरे। ये जितने बड़े कवि हैं बैठे हुए हैं उनको सुनाते हुए अच्छा लग रहा है। चंद दरवाजों पे लटके हुए बोसीदा से कुछ टाट के पर्दे और एक बकरी के ममियाने की आदाब, एक बकरी के ममियाने की आवाज और धुंधलाई हुई शाम के बेनूर अंधेरे ऐसे दीवारों से मुंह जोड़ के चलते हैं यहाँ। चूड़ी वालान के बड़ी बीक, चूड़ी वालान और धुंधलाई हुई शाम के बेनूर अंधेरे ऐसे दीवारों से मुंह जोड़ के चलते हैं। चूड़ी वालान के कटरे की बड़ी बीज ऐसे अपनी बूझती हुई आंखों से दरवाजे टटोले। इसी बेनूर अंधेरी सी गली कासिम से एक तरतीब चरागों की शुरू होती है, एक कुरान सुखन का सफ़ा खुलता है, असदक़ अल्लाह खां गालिब का पता मिलता है। क्या बात है, कमाल किया अजय आपने, मेरे दोस्त हैं वो माहिर हैं इस मामले में। पर मैं पवन जी तशरीफ लाए हैं, पवन कुमार वर्मा, जिन्होंने मेरी बहुत सी नज़मों, 2-3 किताबों को उनको उन्होंने तर्जुमा किया है इंग्लिश में, और जहाँ से मुझे लगा कि अब मेरे कपड़े इस्त्री हो गए। हाँ, वरना बड़े क्रम्पल्ड पहना करता था। मैं सिर्फ ये कि बहुत से सवाल जो पूछे हैं मुझसे राजदीप ने, उनका जवाब इसमें मिलेगा। आप भी जो पूछ रही हैं कुछ उसके सवाल भी हैं, जवाब हैं कि मैं हूँ क्यों, अभी मैं क्यों लिखता हूँ और मैं क्या करता हूँ। मैं कबाड़ी हूँ। कबाड़ी आप जानते हैं, मैं कबाड़ी, रात की टूटी हुई नींदें उठाना, वो जो रात को टूट गई नींद, और क्यों टूटी आप जानते हैं, लोगों के साथ होती है, आपके साथ भी हुई, और मैं वो जमा कर लेता हूँ। मैं कबाड़ी, रात की टूटी हुई नींदें उठाना, जमा करना ख्वाबों के टुकड़े,
जो सोते में तकिए से गिरे हों, करवटों की सलवटों को, उन क्रम्पल्स को, करवटों की सलवटों को खोलना, तय करके रखना, ऐंठने अंगड़ाइयों की और जिस्म की कच्ची दरारें ढूंढना और चुन के रखना। टूटे फूटे लोग ले जाकर सजा देता हूँ अपने ताकचों में। मैं कबाड़ी जिंदगी का खाली डिब्बों बोतलों में नज़में भर के बेचता हूँ। अब आपको समझ आया? और मेरी हालत, मैं नज़में ओढ़ कर बैठा हुआ हूँ। मैं वो नज़में ओढ़ कर बैठा हुआ हूँ, ठिठरने लगता हूँ, कोना उठाता है कोई जब भी कहीं से, क्योंकि ठंडी हवा आती है। मैं नज़में ओढ़ कर बैठा हुआ हूँ, ठिठरने लगता हूँ, कोना उठाता है कोई जब भी कहीं से। मेरे नंगे बदन में कपकपी सी दौड़ जाती है, बिना नज़मों के मैं अंदर से नंगा हूँ। मेरी ओढ़नी, मेरे नंगे बदन में कपकपी सी दौड़ जाती है, बिना नज़मों के मैं डंगा हूँ अंदर से। बहुत सी चोटें तशबीहों में, सिमिलीज में, बहुत सी चोटें तशबीहों के अंदर ढांप रखी हैं। आई हैव कवर्ड दैट विद सिमिलीज विच आई डोंट रिवील ओपनली। बिना नज़मों के मैं नंगा हूँ अंदर से। बहुत सी चोटें तशबीहों के अंदर ढांप रखी हैं, बहुत से दर्द सूजे सूजे लफ्ज़ों में छुपा रखे हैं मैंने। वो दोज वर्ड्स हैव स्वोलन, जिनके अंदर मैंने वो दर्द छुपा लिए हैं अपने। मुझे जब चोट लगती है, नई एक नज़म लिखकर ओढ़ लेता हूँ। मैं नज़म ओढ़ लेता हूँ। और क्यों करता हूँ आपको पता नहीं। आपने तो सवाल कर लिए, आपने पूछ लिया मुझसे, पर देखिए कंधे झुक जाते हैं जब बोझ से, इस लंबे सफ़र से, ये जो ज़िंदगी का बोझ चल रहा है, कंधे झुक जाते हैं जब बोझ से इस लंबे सफ़र के, और मैं हाँप जाता हूँ चढ़ते हुए तेज़ चढ़ाने, जो चढ़ना पड़ता है ज़िंदगी की स्ट्रगल में। कंधे झुक जाते हैं जब बोझ से इस लंबे सफ़र के, हाँप जाता हूँ जब मैं चढ़ते हुए तेज़ चढ़ाने, और सांसें रह जाती हैं अब सीने में गुच्छा सा होकर। लगता है कि दम टूट ही जाएगा यहीं पर। एक नन्ही सी मेरी नज़्म मेरे सामने आकर मुझसे कहती है, मेरा हाथ पकड़ ले मेरे शायर, और ला मेरे कंधों पे रख दे, मैं तेरा बोझ उठा लूँ, मेरे कंधों पे रख दे। That's what a poem is. और नज़में होती कहाँ, कैसे होती हैं, आपने सुना है। पवन जी की बड़ी फेवरेट है कि कृष्ण, इतनी सी बात थी, इतनी लंबी दास्तान और इतनी सी बात में कह दी। इतनी लंबी फिल्म बनाई और तब कहा, है ना, इतनी लंबी फिल्म बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। इतनी सी बात थी कि याद है एक दिन मेरे मेज़ पे बैठे बैठे सिगरेट की डिबिया पर तुमने छोटे से एक पौधे का एक स्केच बनाया था। सिर्फ इतनी सी इमेज है। याद है एक दिन मेरे मेज़ पे बैठे बैठे मेरे सिगरेट की डिबिया पर तुमने छोटे से एक पौधे का एक स्केच बनाया था। आकर देखो उस पौधे पर फूल आया है। और मुझे कहना पड़ता है,
मैं आपको जो बात पसंद आ रही है, वो जो सवाल इतने किए थे इन्होंने रिलेशनशिप पर, मैं सिर्फ उसी को फॉलो करता आ रहा हूँ, वही सुनाता आ रहा हूँ कि देखिए 8 ही बिलियन उम्र ज़मीं की होगी शायद। अजय आपकी फेवरेट है ये। 8 ही बिलियन उम्र ज़मीं की होगी शायद, ऐसा ही अंदाज़ा है कुछ साइंसदानों का। Am I right? 8 billion years is the life of our Earth. 8 ही बिलियन उम्र ज़मीं की होगी शायद, ऐसा ही अंदाज़ा है कुछ साइंसदानों का। 4.6 बिलियन सालों की उम्र बीत चुकी है, और कितनी देर लगा दी तुमने आने में? 4 आउट ऑफ 8 बिलियन, 4.6 बिलियन सालों की उम्र तो बीत चुकी है, कितनी देर लगा दी तुमने? और अब मिलकर किस मजहब और ज़ात और पात के चक्कर में तुम पड़ी हुई हो? और अब मिलकर किस मजहब और ज़ात और पात की फिक्र लगी है? आओ चलें, अब 3 ही बिलियन साल बचे हैं, चलो चलें अब। लुक एट द एंड, अब तो छोड़ दो, बहुत हो गया, ज़ात पात के झगड़े कर लिए तुमने। एंड उसके बाद उस रिश्ते में गुजरते हुए एक नज़्म कहिए तो मैं पढ़ दूं आपको, क्योंकि मुझे कई लोगों ने कई बार फरमाइश की थी कि याद तो रिलेशनशिप में वहाँ तक आए, मुझको भी तरकीब सिखा दे यार जुलाहे, जुलाहा जो बुनता चला आ रहा है। और कबीर हैं आपके यतेंद्र, जो आपने कबीर पर नज़में लिखी हैं, मुझको भी तरकीब सिखा दे यार जुलाहे, अक्सर तुझको देखा है ताना बुनते, जब कोई तागा टूट गया या ख़त्म हुआ, फिर से बांध के और सिरा कोई जोड़ के उसमें आगे बुनने लगते हो। तेरे इस ताने में लेकिन एक भी गांठ गिरा देख नहीं सकता है कोई। मैंने तो एक बार बुना था एक ही रिश्ता, लेकिन उसकी सारी गिरहें साफ नज़र आती हैं यार जुलाहे, मुझको भी तरकीब सिखा दे यार जुलाहे, और ये साफ रहे। और वो हुआ। सुनाओ। बाद बरसों के, बीच में इतना वक्त गुजर गया, और बाद बरसों के यूं मिली जैसे बहुत बरस गुजर गए कहीं अपनी अपनी जिंदगी काटते हुए, और बाद बरसों के यूं मिली जैसे झटपटे में चिराग रखते हुए तानपूरे पे हाथ लग जाए, झन से बज उठा, ऐसे मिले आप। बाद बरसों के यूं मिली जैसे झटपटे में तानपूरे पे हाथ पड़ जाए, और देखा हाँ चांदी भरने लगी है बालों में, ये उम्र तुम पर हसीन लगती है। जब तक हम उस उम्र में पहुंच गए, बाद बरसों के यूं मिली जैसे झटपटे में चिराग रखते हुए तानपूरे पे हाथ पड़ जाए, चांदी भरने लगी है बालों में, ये उम्र तुम पर हसीन लगती है। यूं भी अच्छा ही लगता है, लेकिन देखकर अपनी हामला शाखें गुलमोहर फूला फूला सा रहता है। गुलमोहर के पेड़ को देखिए, यूं भी अच्छा ही लगता है, लेकिन देखकर अपनी हामला शाखें गुलमोहर
फूला फूला रहता है। अब जो थोड़ी सी भर गई हो तुम, ये वजन तुम पर अच्छा लगता है। अरे रात से नींद लंबी होती थी, रात से नींद लंबी होती थी, और नींद से ख्वाब और भी लंबे। बाल गिरते थे एड़ियों के नीचे तक, काट के आबशार का कद, बाल भी छोटे कर लिए तुमने। I'm carrying on with that relationship. You said, so I think it's a relationship. बुढ़िया मेरे पास नहीं है, वरना पवन जी को सुना देता। बट और भी यही नहीं है कि आप बचपन से लेके जवानी और बुढ़ापे तक, आई ब्रॉट यू अप टू दैट। अगर रिलेशनशिप ही की बात, वो गानों में मेरा कुछ सामान लेकर वहाँ तक था जहाँ पंचम और उसके म्यूजिशियन, जब मैं दाखिल होता था तो पंचम ने कहा था, मैंने कहा मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। हाँ, यू मीन लगेज, दैट्स व्हाट ही सेड। उसके बाद में जब भी म्यूजिक रूम में दाखिल होता तो कहते थे देखिए लगेज आ गए, लगेज आ रहे हैं। लेकिन कुछ और तलाश भी है, कुछ और तलाश भी है। मैं गमला ढूंढ रहा हूं। ये तो ये नहीं सुनी आपने। मैं गमला ढूंढ रहा हूं, मुझे एक लफ्ज बोना है। आई वॉन्ट टू सो अ वर्ड। मैं गमला ढूंढ रहा हूं, मुझे एक लफ्ज बोना है। मैं अक्सर जिक्र सुनता हूं मगर मानी नहीं आते। मैं गमला ढूंढ रहा हूं, मुझे एक लफ्ज बोना है। मैं अक्सर जिक्र सुनता हूं मगर मानी नहीं आते। उगे तो शायद उसका रंग निकले ना, उगे तो शायद उसका रंग निकले, या कोई पहचान खुशबू की, कोई पत्ती या कोंपल निकले तो आकार से शायद समझ आए मैं वो लफ्ज बोना चाहता हूँ। मैं गमला ढूंढ रहा हूँ, मज़ा आता है उसके जिक्र में, लेकिन मुझे मानी नहीं आते। एंड यू नो हु एम आई रेफरिंग टू। एक वक्त पे आके आई थॉट ऑफ, अब कितनी देर है? चलते रहिए सर, चलते रहिए, रात तो शुरू हुई है। क्या है हुजूर, इजाजत है? वक्त हमेशा एक साथ चलता है, फिर भी घड़ियों के टाइम क्यों नहीं मिलते? है ना, हमारा आपका टाइम मिलना चाहिए। वक्त हमेशा एक ही साथ चलता है, लेकिन घड़ियों के टाइम क्यों नहीं मिलते? हर शख्स कलाई देख के अपनी साथ वाले से पूछता है क्या टाइम हुआ है? ऐसा होता है। हर शख्स कलाई देख के अपनी साथ वाले से पूछता है क्या टाइम हुआ है। कोई चंद मिनट पीछे, कोई चंद बरस आगे। कोई चंद मिनट पीछे, कोई चंद बरस आगे। देखिए, वक्त अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग चलता है। और मैंने जिस गमले में जो लफ्ज़ बोना चाहा था वो बड़ा हो गया, वो पेड़ बन रहा है। होते होते
मैंने उसे कुछ कुछ पहचाना, और जब पहचाना तो बातचीत शुरू हुई, और बात शुरू हुई तो खेल कूद भी शुरू हुआ। तो खेल में एक दिन जिद लग गई हमारी, और मैं ऑल माइटी से कहा चलो आ जाओ शतरंज हो जाए, लेट्स प्ले चेस। मैं वो लफ्ज़ खुदा है जिसे मैं बोलना चाहता था, क्योंकि वो सामने नहीं आता, उसकी शक्ल नहीं समझ में आ रही कि शायद कोई वो पत्ती निकले, कोई उससे आकार कुछ समझ में आए, बट वो उसके बगैर ही फिर उससे पहचानने लगे। एंड देन वी थॉट के एक बार बाजी लगा के देखते हैं, आ जाओ शतरंज हो जाए। उन्होंने अपना बाजी और बिछा के अपनी दिखाई मुझे, आकाश पे पूरे को इसमें चांद भी हैं और सप्तऋषि भी हैं, और उसमें मिल्की वे भी है, कहकशां है जिसे, और तो पूरे का पूरा आकाश घुमाकर मैंने देखी बाजी। अच्छा ये हैं आप, ये ब्रह्मांड जो आप मुझे दिखा रहे हैं, पूरे का पूरा आकाश घुमाकर देखी बाजी, और काले घर में सूरज रख के तुमने शायद सोचा था मेरे सब मोहरे पिट जाएंगे। नाउ दैट द चैलेंज स्टार्ट्स, चैलेंज विद द मैन स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। पूरे का पूरा आकाश घुमाकर बाजी देखी मैंने, काले घर में सूरज चल के तुमने शायद सोचा था मेरे सब मोहरे पिट जाएंगे। मैंने एक चिराग जला के रोशनी कर ली, अपना रास्ता खोल लिया। तुमने एक समंदर हाथ में लेकर मुझ पर ढेल दिया, मैंने नूह की कश्ती उसके ऊपर रख दी। नोहा's boat कि चलो डुबो, तुम ये नहीं कर सकते। तुमने एक समंदर हाथ में लेकर मुझ पर ढेल दिया, मैंने नूह की कश्ती उसके ऊपर रख दी। काल चला तुमने और मेरी जानिब देखा, काल द लिमिटलेस थी, जिसका कोई अंत नहीं। काल चला तुमने मुझ पर, काल चला तुमने और मेरी जानिब देखा। हाँ, मैंने काल को तोड़ के लम्हा लम्हा जीना सीख लिया। मेरी खुदी को, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को, मेरी ईगो को तुमने चंद चमत्कारों से मारना चाहा। विद योर मिरेकल्स यू ट्राइड टू किल मी। मेरी खुदी को तुमने चंद चमत्कारों से मारना चाहा। हाँ, मेरे एक प्यादे ने चलते चलते तेरा चांद का मोहरा मार लिया। मौत की शह दी तुमने और समझा अब तो मात हुई। मौत की शह दी तुमने और समझा अब तो मात हुई। मैंने जिस्म का खौल, दिस बॉडी का जो क्या कहेंगे खौल को पवन जी, हाँ, ये जो पूरा डिब्बा बनाया हुआ आपने बॉडी का मेरा, जिसमें आप रहते हैं और सारी हरकतें करते हैं, मौत की शह दी तुमने और समझा अब तो मात हुई। मैंने जिस्म का खौल उतार के सौंप दिया और रूह बचा ली, आत्मा बचा ली, पूरे का पूरा आकाश घुमाकर। अब तुम देखो बाजी, मेरी आत्मा हो गया, काफी हो गया। Ladies and gentlemen, please give a big hand to गुलजार साहब। आइए सर। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक रिलेशन से लेके, ह्यूमन रिलेशन से लेके
आपको मैं जहाँ तक सफ़र कर सका वो पूरा किया। आए सर। आपकी बर्दाश्त की तारीफ करनी पड़ती है, आप बहुत बर्दाश्त कर लेते हैं वाकई। थैंक यू। जरूर सर, 2 मिनट दीजिए, आराम से आराम से। एक दो सवाल लेंगे, लेकिन उसके पहले मैं एक सवाल थोड़ा हिचकिचा रहा था कि पूछे या ना पूछे। आप रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहे थे, इमोशंस के बारे में। एक बार मैं जब आपको घर पर मिला था, आप उस दिन बड़े खुश थे क्योंकि आपने कहा कि राखी जी आपके लिए मछली की करी बना रही है। जी। मैंने सुना है जब आप दोनों का रोमांस हो रहा था, आप उनको शायरी सुनाते थे और वो आपके लिए मछली की करी बनाती थी। ये सही है या नहीं कि राखी जी और आपके बीच ये जो खाने की बात होती है, बंगाली मछली की बात होती है, कहीं वॉज दैट ये जो प्यार कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, एक बात थी कि हमारे वो पर्सनल पूंजी है, हमारे पास रहने दीजिए, वो क्यों छीनते हैं और क्यों बांटते लोगों में। आपकी बेगम भी बंगाली है, आप मच्छी पसंद करते हैं कि नहीं? मैं तो मच्छी से प्यार करता हूँ। और ये भी है, आपको जैसे आपकी अहलिया ने पेट के जरिए, पेट में से होके आपका दिल जीत लिया, ऐसा होता है ना। कभी दिल से पेट तक पहुंचते, कभी पेट से दिल तक आ जाते हैं। तो वो रखिए अपने पास, वो पर्सनल बात पर्सनल रहने दीजिए, वो मेरी पूंजी है, वो मैं बांटने को तैयार नहीं। अरे वाह। अच्छा, एक प्रोफेशनल चीज़ बता दीजिए गुलजार साहब कि कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारी फिल्में हम देखते हैं, उनकी कहानियाँ एक सी, बहुत सारी फिल्में जो हम देखते हैं तो कई बार क्या होता है, कहानी एक सी होती है। तो जब आप प्रोफेशनली लिखते हैं तो आपको, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एक ही जैसा सीन बार बार, कई बार उस पर ही गीत लिखो? अच्छा, मुझे बताइए, 1 घंटा नज़में सुना के फायदा क्या अगर आपको फिर फिल्मों पर ही आना था? आप उससे ज्यादा नहीं जानती, आप उससे ज्यादा पढ़े नहीं। ये आप घूम घुमा के 1 घंटा साहित्य में बैठे हैं, साहित्य का समय लेने हैं और उसमें लिटरेचर की बात कर रहे हैं। घूम घुमा के आपकी टोटल बात नॉलेज आती है वो फिल्मों के, फिल्में भी लिटरेचर है और आपकी जैसी शख्सियतों की वजह से फिल्में हमारी लिटरेचर है। आपके जैसी शख्सियतों की वजह से फिल्में भी लिटरेचर है हमारे लिए, है ना। हाँ, लेकिन ये लिटरेचर जो किताबें आप जो पीछे खड़े किए हुए आपने, ये नहीं पढ़ते? पढ़ती हूँ। ये नहीं पढ़ते, वो पढ़िए ना। फिल्में तो आप 2 रुपए, 2.5 रुपए, 50 रुपए के शो देख के रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं अच्छी है, ये पसंद नहीं आई। मैं किताबें पढ़ी, किताबें भी पढ़ने के बाद आपने कितने बरस लगा के ये किताब लिखी? मुझे 1.5 साल तजुर्बे के बाद लिखी? नहीं, मुझे करीब 2 साल लगे किताब लिखने में। किताब लिखना आसान नहीं है, आप जानते हैं, बहुत मेहनत लगती है, मशक्कत लगती है। अच्छा, सिर्फ मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते? नहीं, आप नहीं जानते? नहीं, आप अरे मैं आज हमारे राष्ट्रपति से दरखास्त करनी पड़ी उन्हें। फिल्में तो सब देख लेते हैं जाके, 2.5 रुपए का टिकट लेके, या अब पता नहीं क्या प्राइस है, जाके देख लेती हैं। उनसे कहा कि कभी साहित्यकारों से मिलो, कभी साहित्य के बात करो, ये बड़े अच्छे लोग हैं, ये आपको अपने दौर की कहानियाँ सुनाएंगे, ये आपको अपने लोगों की कहानियाँ सुनाएंगे, उस देश की कहानियाँ सुनाएंगे जिसके आप राष्ट्रपति हैं। मैं इस समय आपके एक स्पेशल गेस्ट यहाँ हैं। पवन वर्मा जी डिप्लोमेट रहे हैं, नेता रहे हैं, लेखक रहे हैं और उन्होंने आपकी कई किताबें और आपकी कई कविताओं को ट्रांसलेट किया है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ पवन जी, जो शायद गुलजार जी उसका जवाब भी दे दे। क्या खासियत आपने देखी गुलजार साहब में
जब आप और उनकी एक तरह से जुगलबंदी हो रही थी और आप उनके कविताओं को, उनकी शायरी को ट्रांसलेट कर रहे थे। अगर माइक है तो एक माइक दीजिए पवन वर्मा जी को। और मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि ये जुगलबंदी होती कैसी है और गुलजार साहब कितने आसान हो, जब आप उनकी शायरी ट्रांसलेट करते हैं, कितनी कठिनाई होती है, क्या चैलेंज होता है? बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया राजदीप। पहले तो एक थोड़ा सा संशोधन कर दूं। आपने कहा कि नेता रहे हैं, लेखक रहे हैं। नेता हैं। हाँ, मैं आज भी राजनीति में हूँ। लेखक तो हैं, राजनीति तो अलग बात है। और अभी भी लिख रहा हूँ जी। और कुछ तो गुलजार साहब के साथ ही लिख रहा हूँ, तो एक स्लाइट करेक्शन। जहाँ तक जुगलबंदी की बात है, गुलजार साहब से मेरी निजी जो एक दोस्ती है, एक रिश्ता है, जो मेरे उनके लिए सम्मान है, वो अलग बात है। पर जब मैं उनकी कविताओं, उनकी शायरी देखता हूँ, तो उस जुगलबंदी में मेरी शख्सियत एक ट्रांसलेटर की है, जिसमें दोनों भाषाओं में there has to be a felicity in both languages। कि गुलजार साहब आसान पढ़ते हैं, आसान लिखते नहीं हैं। उनकी शायरी में, उनकी कविताओं में बहुत गहराई है और इमेजरी ऐसी है कि एक लाइन से दूसरी लाइन पर आपकी सोच में वो पलट आती है कि एकाएक और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं बचती। तो अब ट्रांसलेटर के लिए जब वो हिंदुस्तानी में लिखते हैं और मैं उसका अंग्रेजी में तर्जुमा करता हूं, तो ट्रांसलेशन के बारे में कहा गया है कि इट्स लाइक ट्रांसफरिंग परफ्यूम फ्रॉम वन बॉटल टू अनदर। यानी आप खुशबू एक शीशी से दूसरी में डालें अगर, तो कितनी भी कोशिश करें, कुछ तो खुशबू चली ही जाती है। फिर भी ट्रांसलेटर का ये हक बनता है कि वो उनकी कविताओं या उनकी शायरी, उस इमेजरी, उसके साथ सत्य करें। मैं उसको ट्रांसलेशन ना तो ट्रांसलिटरेट कर सकता हूं, न ही मैं उसको लिटरल कर सकता हूं। आई मस्ट कैच द केडेंस ऑफ हिज वर्ड्स। और यहां गुलजार साहब is one of the most remarkable poets of contemporary India. Let me say this. तो एक ट्रांसलेटर की हैसियत से इट्स ऑलवेज अ चैलेंज। अब एक लाइन उनकी है, बुड़बुड़ करता बहता है ये बुढ़ा दरिया। अब आप मुझे बताइए बुड़बुड़ का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कैसे? फिर भी आई हैव टू कैच द मीनिंग। तो अब ये ट्रांसलेटर और लेखक और उन्होंने भी मेरी एक कविता का, लंबी कविता का ट्रांसलेशन किया है, युधिष्ठिर और द्रौपदी। वो अब एक ऐसी एक रिश्ता बन गया दोस्ती का कि उसमें फिर अब साहित्य की बात होती है, इधर उधर की बातें नहीं होती। इसीलिए मैंने कहा साहित्य की जब बात होती है, क्योंकि आपने एक तरह से लाइफ मिशन बनाया था पिछले 10 सालों में कि हर भाषा, भारतीय भाषा में, मराठी हो, अन्य भाषाओं को किस तरह से सबसे ज्यादा ऑडियंस के सामने रखा जाए। क्या ये एक तरह से, क्या मैं सही हूं ये कहना कि एक तरह से ये आपकी लाइफ मिशन थी कि फिर वो बंगाली हो, मराठी हो, जितनी भी कविताएं अलग अलग भाषाओं में हैं, जनता के सामने पहुंच पाए, जनता की भाषा में? क्या ये आपने एक तरह से पिछले 10 सालों 20 सालों से एक लाइफ मिशन बनाई है? मिशन बनाना अलग बात हो जाती है कि मैं उसे कहूँगा ये मेरा मिशन ये हो गया। मैं अपने अवाम की आवाज़, अपने लोगों की आवाज़ पहचानना चाहता हूँ। हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि हम इतने इलाकों में रहते हैं, इतने जगहों पर रहते हैं, इतने कल्चर्स हैं हमारे यहाँ
कि हम अक्सर आपस में झड़प रहे रहते हैं, लेकिन अगर मैं इसमें ये जो 366 जो नज़में अगर आप पढ़ें तो सारे झगड़े, सारे शिकायतें, गिले, उनके बावजूद हमको जो चीज़ बांधे रहती है वो हमारा कल्चर है, क्योंकि कल्चर कहीं सभ्यता हमारी एक ही है। हमारे डिफरेंसेस लैंग्वेज पे हो सकते हैं, हमारे डिफरेंसेस पहनावे पर हो सकते हैं, हमारे डिफरेंसेस खाने पर हो सकते हैं, हमारी हदों पर, हमारे दरिया का पानी दे दो फलानो, लेकिन क्या है जो हिंदुस्तान को बांधे रखता है एक इसमें, वो हिंदुस्तान का कल्चर है जो आप एक साथ है। आप पनघट भी समझ जाएंगे, आप सिंदूर भी समझते हैं, आप मंगलसूत्र भी समझते हैं, लेकिन ये सब जगह एक है, उसका नाम कोई और दे लो बेशक, लेकिन वो कल्चर, वो जीने का, वो जो रिश्ते हैं, जो रिलेशनशिप्स हैं, जो आपके ख़ानदान के, परिवार के, और परिवार का समाज के साथ और समाज का वतन के साथ, वो रिश्ता कहीं ख़राब नहीं हुआ और वो कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि हमारे पास 5000 साल पुरानी सभ्यता है, वो उसने बांध रखा है। और मुझे लगता है कि आपका बड़प्पन इस बात में भी निहित है कि आपने ये कहा कि मैं जो ये जो सारे लोग हैं, जो देशवासी हैं, मैं उनकी आवाज़, मुझे लगा, क्योंकि आमतौर पर लोग सीना ठोक कर कहते हैं मैं आपकी आवाज़ बनना चाहता हूँ, आपने कहा मैं आपकी आवाज़ समझना चाहता हूँ, और इसीलिए मुझे लगता है कि आप इतने अच्छे से समझते हैं और हमारी बात को अपनी आवाज़ में कह देते हैं। जी, और मैं आप ही की ज़बान में बात करता हूँ। मेरा ख्याल है मैंने कोई फारसी, अरबी, संस्कृत कोई आपके ऊपर नहीं थोपी है, मैं आपकी ज़बान में बात कहता हूँ। अच्छा, समय की बंदिश को देखते हुए और क्योंकि आपकी इच्छा है, 2 लोगों के सवाल हम लेंगे, पहले व्यक्ति को दें। ठीक है। छोटे में अपना सवाल प्लीज पूछें। गुलजार साहब प्रणाम जी, फिरोजपुर पंजाब से डॉक्टर सतीश टुकराल बोल रहा हूँ जी। आपका प्रोग्राम सुनने के लिए स्पेशल आया हूँ। जो आपके समय के गाने हैं, जैसे ये मुसाफिर हूँ यारो, जितने भी गाने आपने लिखे हैं, उन गानों को आज भी याद हम करते हैं। आज की जनरेशन के गाने हम अगले दिन भूल जाते हैं। क्या फ़र्क है आज के राइटर में और आपके समय में? जो आज के गाने पॉपुलर ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन कामयाब नहीं हो रहे, लंबा नहीं चल रहे, आपके गाने आज भी हमें याद हैं। तो हमारे नए हम जैसे राइटर के लिए क्या सुजेशन देना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, घूम फिर कर हम आ गए फिर सिनेमा पर। आपने साहित्य की बात की, लेकिन वो पूछना चाहते हैं कि आज के गाने जो हैं, सिनेमा साहित्य है। हाँ बिल्कुल, आज के गाने जो हैं लोग बड़े जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन आपके गाने जो आपके 70-80 के दशक में जो आपने कंपोज किए, आपने लिखे थे, लोग अभी भी याद करते हैं। क्या है फर्क आज के गानों में और उस जमाने के? नहीं, पर याद आपको करना है, मुझे थोड़ा ही करना है। आप बताइए क्यों है फर्क? आपको याद नहीं रहते तो मेरा कसूर थोड़ा ही है। आप बताइए, आपके पास वजह होगी कि क्यों नहीं याद रहते, वो मैं क्यों बताऊंगा और मैं कहाँ से बताऊंगा? आप समझ रहे हैं इसीलिए पूछ रहे हैं मुझसे, पर आप जो समझ रहे हैं आप वो बताइए, और आपके पास है, आप मुझे समझा दीजिए। और एक और सवाल, बस 2 सवाल ले रहे हैं हम। गुलजार साहब को आपको शत नमन। मेरा ये सवाल गुलजार साहब से नहीं है, संपूर्ण सिंह कालरा से है, क्योंकि गुलजार साहब फिर शब्दों में गोलमोल कर देंगे। तो सवाल ये है कि आपके लिए ज़िंदगी में मंजिल के ज़्यादा मायने हैं या रास्ते के ज़्यादा मायने हैं? मंजिलें ज़्यादा मायने रखती हैं या रास्ते ज़्यादा मायने रखते हैं? मंजिल या रास्ता? आपकी जिंदगी में क्या, आपकी जिंदगी में क्या ज्यादा मायने रखती है, मंजिल या रास्ता? अरे साहब, आप रास्ते पे चलिए तो सही, आप चल के तो देखिए। मंजिलें तो कहीं हाथ नहीं आने वाली, एक मंजिल पे पहुंचे तो सामने दूसरा। इट इज लाइक करेक्ट ट्राइंग टू कैच द होराइजन। आप होराइजन बंद कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, आप चलते रहिए, होराइजन आगे चलता रहेगा, है ना? तो अगर होराइजन आपका इतना बड़ा मंजिल है, इतनी बड़ा निशाना है, तो चलिए ना, तो रास्ते ही तो इम्पोर्टेंट है कि आप रास्ते पे चलिए, फिर देखिए, फिर आप मुझे बताइएगा, अगर आपको मंजिल मिले तो मैं भी ढूंढूंगा। ये आखिरी सवाल मनदीप भाई। मनदीप गुलजार साहब जी। गुलजार साहब, आपने इतनी नज़में लिखी, इतनी गज़लें लिखी, जो कि कितने रिलेशनशिप्स को उन्होंने बनाया होगा, कितने रिलेशनशिप्स को उन्होंने आंच दी होगी।
और कितने लवर्स आपस में जुड़े होंगे उन नज़मों की वजह से और उन गज़लों की वजह से। और पोएट को इटर्नल लवर कहा गया है, पोएट को इटर्नल लवर कहा गया है। इटर्नल लवर। और अब जो ये लवर है, जिसकी बालों में चांदी उतर आई है और जिसने दुनिया को बाजीचाए अतफाल की तरह देखा है, वो अपनी इमेजिनरी महबूबा के लिए क्या कहेगा? अपनी इमेजिनरी महबूबा के लिए क्या कहेगा? एक और नहीं, रिलेशनशिप। आपको महबूबा आप महबूबा डिफाइन कीजिए क्या है? क्यों? मैं फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको कि मेरी एक नज़्म है कि ये मुझे जब धूप मेरे घर में आती है तो लगता है कोई बुजुर्ग आके टहल रहा है। मुझे पता नहीं चलता वो कहाँ पे किस जगह बैठी हुई है, घूमती रहती है सारे घर में। लगता है धूप कोई बुजुर्ग सी है, कोई मेरी लगती बुजुर्ग सी है जो घर में आई है। अब उसका रिलेशनशिप है मेरा। और मैं वो कहता हूँ कि जब वो सुबह जब बालकनी में था वो आई थी, मैं ऐसे अब नज़्म के याद नहीं मेरे पास है नहीं, पर मैं आपको बताता हूँ कि वो जो सुबह जब आई थी तो मेरा माथा चूम कर गई थी, फिर लौट आई। मेरी चाय में क्या कोसी कोसी ज़रा सी गर्म हाफ वार्म, वो कोसी कोसी धूप घोल कर चली गई, फिर निकल गई, फिर नज़र नहीं आई बहुत देर तक। अचानक देखा तो खिड़की के नीचे चटाई बिछा के सोई हुई थी। मैंने खिड़की बंद की तो उठकर चली गई। फिर देखा कि सीढ़ियों पे ऊँग रही है बैठी हुई। लगा कि पाँव फिसला होगा तो इसी तरह पड़ी है, शायद छत पे कपड़े सुखाने गई होगी, वहाँ से आई थी। मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मैं चला गया। शाम को देखा तो थोड़ी सी छांव ओढ़कर वो धूप लंबी नींद सो रही थी। अब बताइए महबूबा कौन है? आपकी महबूबा बड़ी महदूद है, ये पूरी नेचर, पूरा ब्रह्मांड मेरी महबूबा है। अरे वाह, बहुत समय आपने दिया है हमें गुलजार साहब। आज हमारी शाम गुलजार हो गई है, आज ये महफिल गुलजार हो गई है। मन तो नहीं करता है, देखिए कितने सारे हाथ अभी उठे हुए हैं। श्वेता जी, मैं गुलजार साहब के बारे में एक कहानी आप सबको सुनाना चाहता हूं। हर साल जनवरी के महीने में मुंबई में एक मैराथन रन होता है, जिसमें जो रनर्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग एनजीओज या चैरिटीज को। हर साल सुबह 6 बजे गुलजार साहब उस मैराथन में आते हैं और वो कंट्रीब्यूट करते हैं। भोपाल में एक स्कूल है फॉर अंडर प्रिविलेज और डिसेबल्ड चिल्ड्रन, जिसको एक तरह से गुलजार साहब ने उसको उस स्कूल को बनाया है। आप ये बहुत कम लोग जानेंगे, ये तो शायरी है, रोमांटिक है, लेकिन इनकी अलग जिंदगी है जहां उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। वो उसके बारे में बोलते नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं बिकॉज ही मस्ट इंस्पायर ऑल ऑफ अस टू डू समथिंग फॉर सोसाइटी, जो उन्होंने करवाया है। और वो आते हैं उनके साथ हर साल और मैराथन में दौड़ते हैं। सुबह 6 बजे गुलजार साहब उनके हाथ पकड़ के वो सब उनके साथ दौड़ते हैं। एवरी ईयर, ईयर आफ्टर ईयर, फॉर द लास्ट 20 years. That is what makes गुलजार साहब so special. और जब वो शायरी नहीं करते, मैं आपको और एक चीज बता दूं, अगर आप, अभी मैं नहीं जानता अभी भी खेलते हैं, नहीं तो 90 कुछ साल पहले तक शाम को अगर आप 5 बजे बांद्रा जिमखाना जाते तो ये टेनिस खेलते हैं, और जब वो हारते हैं तो उनका मूड अच्छा नहीं होता। ये बात सही है ना? You are a very difficult player on the tennis court. नहीं, well, to win is your work, लेकिन स्पोर्ट्स कोई भी हो, वो क्रिकेट हो, टेनिस हो, बैडमिंटन हो, वो सबसे बड़ी चीज जो सिखाती है स्पोर्ट्स आपको, हाउ टू टेक अ डिफीट। अरे वाह, सीखते वहां से आप। वो गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, थोड़ा सा वो हो गया, फिर अगले दिन फिर खेलने जा रहे हैं, तो यू आर नेवर डिफीटेड। आप हार के आए हैं, डिफीट होके नहीं आए, आप खेल रहे हैं और आप बढ़ते हैं। दैट्स द बिगेस्ट गेन ऑफ
sports, and that's what I do. गुलजार साहब, श्वेता, गुलजार साहब ने गालिब के लिए गालिबियत मेरा ख्याल है कहा था, लेकिन ये जो जितनी जनता है ना, वो इस बात को याद करके जाएगी कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने गुलजार को देखा, गुलजार को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।